कैसे हैं विद्यार्थियों। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं एग्ज़ाम बूस्टर स्टडी चैनल। मैं अनूप कुमार। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 8 की भूगोल, जो कक्षा 8 भूगोल NCERT। यह NCERT भूगोल लगभग सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है और सब जगह भूगोल पूछा जाता है। तो इसी के लिए बेहतर मानते हुए आपके लिए हम लेकर आए हैं भारत कृषि एवं सिंचाई। इस पाठ में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण थाट मिलेगा और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी मिलेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं भारत कृषि एवं सिंचाई। इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनको हम पहले से अंडरलाइन कर लिए हैं, जिससे आपको बताने में सहूलियत हो, कोई इम्पोर्टेंट तथ्य छूटने ना पाए। चलिए शुरू करते हैं। आपने अपने गांव में, कस्बे में, अपने घर और आस पड़ोस वालों को खेत पर जाते देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि ये लोग खेतों में क्या करते हैं? क्या कभी आप अपने भाई के साथ खेत पर काम करने, जैसे फसल बोने, काटने या अनाज लाने जाते हैं? यह आपके घर या पास पड़ोस वालों का व्यवसाय है, जिसे हम कृषि कहते हैं। तो आप समझ पाए होंगे कृषि किसे कहते हैं, इसके बारे में आपकी समझ विकसित हो गई होगी। कृषि एक बार हम फिर से देखते हैं। यदि आप आस पड़ोस वालों को फसल बोने, काटने या अनाज को घर पर लाने की क्रिया को क्या कहेंगे? हम कृषि कहेंगे। कृषि हमारे देश की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। यह हमारे देश के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं कृषि से तात्पर्य केवल खेती या फसलें उत्पादन करना ही नहीं होता। कृषि के अंतर्गत पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, झींगा पालन, बागवानी और मत्स्य पालन भी की क्रिया को कृषि कहते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिन पौधों को उगाता है उन्हें फसल कहते हैं। पशुपालन के अंतर्गत वे पशु और पक्षी शामिल हैं जिन्हें मनुष्य अपने उपयोग के लिए पालता है। वानिकी और मत्स्य पालन को भी कृषि के अंतर्गत रखा गया है। सोचिए, सबसे पहले लोगों ने कृषि करना क्यों प्रारंभ किया होगा? पुराने समय से लेकर अब तक खेती करने के तरीकों में बहुत अंतर आया है। इसे जानने के लिए आप अपने घर या गांव के बड़े बुजुर्गों से चर्चा कीजिए कि उनके खेती करने का क्या तरीका था। अब आपके गांव के लोग खेती कैसे करते हैं? पहले गांव में खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था, किंतु अब आप इस कार्य के लिए ट्रैक्टर का प्रयोग देखते होंगे। कृषि कार्य का आधुनिक उपकरण है। ट्रैक्टर जो है कृषि का आधुनिक उपकरण है। पहले आप चित्रों को देख पाएंगे। चित्र नंबर 2.1 कृषि का पुराना तरीका है, वहीं चित्र 2.2 खेती का आधुनिक तरीका है। उसके साथ ही हम आपके गांव में लोग खेती करते हैं, इससे उनकी कौन कौन सी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। ऐसी खेती या पैदावार जिससे दैनिक जीवन की आवश्यकताएं
पूरी की जाती हैं उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। यानी कि ऐसी कृषि क्रिया जिससे सिर्फ हमारी जीविका चल पाती है, ऐसी कृषि क्रिया को क्या कहेंगे? निर्वाह कृषि कहेंगे। पता कीजिए आपके गांव या कस्बे में लोग कौन कौन सी फसलें बाज़ार में बेचने के लिए पैदा करते हैं। जो कृषि केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है उसे निर्वाह कृषि कहा जाता है। जिस क्रिया का मुख्य उद्देश्य बाजार में फसल बेचना ही हो उसे व्यापारिक कृषि कहा जाता है। इसे फसल विशिष्टीकरण भी कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि निर्वाह कृषि किसे कहेंगे और व्यापारिक कृषि किसे कहेंगे। व्यापारिक कृषि को अगर हम देखें तो उसमें केला है, गन्ना है, कपास है ना, इस तरह की फसलों का उत्पादन किया जाता है। वहीं अगर निर्वाह कृषि की बात करें तो छोटे छोटे खेतों पर अनाज के खेत होते हैं जिससे उस कृषक की सिर्फ घरेलू आवश्यकताएं ही मुश्किल से पूरी हो पाती हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में लगभग 54.6% लोग कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार में लगे हुए हैं। देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 17.8% कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा विविध मिट्टियों के कारण देश में लगभग सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। देश में पैदा होने वाली फसलों को 3 वर्गों में रख सकते हैं। यानी कि अगर फसल चक्र के अनुसार देखें कि भारत में कौन कौन सी फसलों का उत्पादन किया जाता है तो हम सबसे पहले जानेंगे खाद्यान्न फसलें। भारत में खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी बोई जाती हैं। प्रमुख रूप से गेहूँ, चावल, जौ, चना, मटर, दालें, ज्वार, बाजरा आदि। नगदी फसलों की बात करें तो गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, तंबाकू। वहीं पेय पदार्थों की हम बात करते हैं तो पेय एवं बागाती फसलें में चाय, कहवा, रबर, गरम मसाले आदि शामिल किए जाते हैं। आप अपने गांव के आसपास के लोगों को अलग अलग समय में अलग अलग फसलें बोते और काटते देखते हैं। पता कीजिए बोने और काटने के समय के आधार पर हमारे यहाँ कितने प्रकार की फसलें होती हैं। कृषि फसल चक्र के अनुसार तो आप जानेंगे फसल चक्र 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? हमारे भारत में फसल चक्र 3 प्रकार का उत्तर भारत में अपनाया जाता है। जिसमें पहला आता है रबी की फसलें, यानी रबी का जो फसल चक्र है जिसका बोने का समय जो है जाड़े के प्रारंभ में बोना और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काटना होता है। इस मौसम में कौन कौन सी फसलें उपजा सकते हैं? पहले उपजे गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी एवं राई आदि रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। जो इन सभी फसलों को बोने का समय जाड़े में इन सभी फसलों को बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में इन फसलों को काट लिया जाता है। चलिए अब हम दूसरे फसल चक्र की बात करते हैं जो खरीफ की फसलें हैं। समय वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोना व शीत ऋतु के प्रारंभ में काटना। ऐसी फसलों जो हम बारिश से पहले बो देते हैं और शीत ऋतु के प्रारंभ होने से पहले उन फसलों को काट लेते हैं। ठीक है,
तो उसमें कौन कौन सी उपजें शामिल होंगी? जिसमें धान होगा, मक्का, ज्वार, मूंग, जूट, मूंगफली आदि। वहीं बात करेंगे तीसरे जायद की फसलों को बोने का समय मार्च अप्रैल में बोना, ऊपर तैयार हो जाने पर प्राप्त कर लेना यानी काट लेना। जैसे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, सब्जियां आदि। ये सभी फसलें जायद की फसलें कहलाती हैं। आइए अपने देश की प्रमुख उपजें जानते हैं कि कौन कौन सी प्रमुख उपजें हैं। उसमें है चावल, गेहूँ, दाल, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, कपास, जूट आदि। ये आदि के विषय में जानेंगे। तो हम जानेंगे कि चावल प्रमुख रूप से पूरे भारत में कहाँ कहाँ बोया और उपज प्राप्त किया जाता है। तो चावल पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, केरल, मणिपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब। आवश्यक दशाएं, अगर हम चावल या धान की खेती करना चाहें तो उसकी कौन कौन सी आवश्यक दशाएं होनी चाहिए? अधिक गर्मी, अधिक पानी और उपजाऊ चिकनी मिट्टी चावल की खेती के लिए आवश्यक है। भारत विश्व का लगभग 22% चावल का उत्पादन करता है। चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा चावल उत्पादक देश है। तो यहाँ पर एक मानचित्र है, आप देख पाए होंगे। जो डार्क सी स्थिति है वो प्रमुख लाल कलर से जो आपको दिखाया जा रहा है वो प्रमुख रूप से जो है चावल उत्पादक राज्य है। और जो आपको क्रॉस लाइन की तरह दिख रहा होगा ये गौड़ क्षेत्र चावल उत्पादन के क्षेत्र हैं। तो आगे बढ़ें हम तो देखेंगे कि दूसरी फसल आ जाएगी गेहूँ। गेहूँ उत्पादन के लिए प्रमुख राज्य अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश है, फिर पंजाब है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान और महाराष्ट्र है। आवश्यक दशाएं, दोमट मिट्टी, सामान्य वर्षा, इसीलिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। पकते समय गर्मी चाहिए। विश्व के गेहूं उत्पादक देशों में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत में उत्तर प्रदेश गेहूं का उत्पादन करने में प्रथम स्थान है। तो यहाँ पर दूसरा मैप आप देख पा रहे होंगे जो हल्के पिंक कलर से दिखाया गया है। इसमें प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों को दिखाया गया है। तो इसी समय हम आगे देखेंगे तो दालों के उत्पादन के लिए अगर हम देखें कि प्रमुख भारत के दाल उत्पादन के राज्य कौन कौन से हैं, उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। दाल को उत्पादन करने के लिए प्रत्येक प्रकार की मिट्टी में अच्छी हो जाती है उपज। सामान्य वर्षा और कम मेहनत की आवश्यकता होती है। अन्य फसलों के लिए मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाती है। प्रमुख दलहनी फसलें अरहर, मटर, चना, मूंग, मसूर तथा खेसरी आदि प्रमुख दलहनी फसलें हैं। तो लास्ट में हम देखेंगे गन्ना उत्पादन के प्रमुख राज्य। तो उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन करता है।
उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड और गुजरात। गन्ना उत्पादन के लिए आवश्यक दशाएं, उपजाऊ मिट्टी और गर्म नम जलवायु की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए एक इंडिया का मानचित्र आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर प्रमुख राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वहीं गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में गन्ने का प्रमुख रूप से उत्पादन किया जाता है। अगली फसल हम देखेंगे चाय। चाय की प्रमुख उत्पादक फसलों की हम अगर बात करें तो चाय उत्पादन करने में असम नंबर 1 पर है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के पहाड़ी ढालों पर चाय का अच्छा खासा उत्पादन हो जाता है। वहीं चाय उत्पादन के आवश्यक दशाओं की बात करें तो अधिक वर्षा और गर्मी, पहाड़ी ढाल जिस पर पानी न रुके अन्यथा जड़ें गल जाती हैं। इसी के साथ अगला मैप आप देख पा रहे होंगे। ये मैप आपको दिख रहा होगा, इसमें से मैं जूम करके दिखा देता हूँ। असम और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है। कुछ मात्रा में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में भी चाय का उत्पादन किया जाता है। वहीं जो आपको धारियों जैसे दिखाई पड़ रहा होगा, ये कहवा उत्पादन के राज्य हैं और कहवा उत्पादन के लिए आपका कर्नाटक प्रमुख राज्य है। आप दूसरे चित्र में देख पा रहे होंगे, इसमें कुछ महिलाएं चाय की नवीन कलियां चुनती नज़र आ जाएंगी। थोड़ा सा संक्षिप्त चाय की कहानी को देख लेते हैं। चाय विश्व में चीन के लोगों ने सबसे पहले चाय पीनी शुरू की थी। शुरू में यह आदत केवल कुछ लोगों तक ही सीमित थी। आरंभ में इसे औषधि पेय भी समझा जाता था। उपनिवेशवादी अंग्रेज़ों ने वर्ष 1829 ईस्वी में उत्तर पूर्व भारत के वनों में असम चाय की खोज कर ली थी। चाय की बड़े पैमाने पर खेती को चाय बागान या चाय बागाती कृषि कहते हैं। इसी के साथ हम एक पॉइंट और पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। कहवा एवं कॉफ़ी चाय की तरह एक पेय पदार्थ है। इसके प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों को भारत के मैदानी भागों में चाय की खेती क्यों नहीं की जाती, तो हम देख लेंगे थोड़ा सा। कपास महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा में कपास की खेती की जाती है। जूट असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा में जूट की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। जूट उत्पादन और कपास उत्पादन की प्रमुख दशाएं। कृषि, काली मिट्टी, गर्म और नम जलवायु, 100 सेंटीमीटर वर्षा तथा सिंचाई का उचित प्रबंधन, उपजाऊ मिट्टी, अधिक वर्षा, गर्म व नम जलवायु कपास और जूट के लिए प्रमुख स्थान रखती है। मानचित्र में देख लेंगे, यहाँ पर आपको कपास और जूट की खेती के बारे में दिखाया गया है। तो रेड कलर से जो आपको दिखाया जा रहा है, ये जूट उत्पादन के राज्यों को दिखाया गया है। वहीं जो नीले कलर से आपको दिख रहा होगा, ये आपका कपास उत्पादन राज्य है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बहुत तरीके से लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।
नमस्कार।